So Bismillahirrahmanirrahim. Now we're going to talk about distribution. So drug distribution is the process by which the drug reversibly leaves the bloodstream और enter ये करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या टिश्यूज में. वो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे साइट ऑफ एक्शन से जो ड्रग हो गई है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो आ गई. अब अपने ब्लड में आके जो ड्रग होती है वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट कंपार्टमेंट में बॉडी में जाती है और इवेंचुअली आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट ड्रग पूरी बॉडी में होती है, लेकिन वो एक्शन अपना वहीं पे जाके परफॉर्म करेगी जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो हमारा जहाँ पे डिजायर्ड कंसंट्रेशन होती है, मतलब डिजायर्ड जो आपका अफेक्ट है जहाँ पे उसने अचीव करना है वहीं पे वो जाके इफेक्ट परफॉर्म करती है और वहीं पे वो जाके रीच होगी तो फिर आपका सारा इफेक्ट परफॉर्म होगा. तो ये प्रोसेस है जहाँ पे ड्रग रिवर्सिबली लीव करेगी ब्लड स्ट्रीम को और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेल में एंटर करेगी और वहाँ पे ढूंढेगी कि उसकी साइड ऑफ एक्शन क्या है, फिर वो आपके पास यहाँ पे जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करे होते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, आपने ना इसका निमोनिक से याद रखना, मैं निमोनिक अभी बता देती हूँ और ताकि आप उसको इसी तरीके से याद रखो. तो इसका जो निमोनिक आ जाता है ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर्स का, वो हो जाता है आपको यहाँ पे फॉर्म बीपी. ठीक है, फॉर्म बीपी. सबसे पहले यहाँ पे आता है एफ से आ जाएगा ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो. अब देखो हमने बात की कि ड्रग क्या होता है, ड्रग होती है ब्लड में होती है, ब्लड एज अ व्हीकल सर्व कर रहा है. ओके, जो ड्रग आपकी प्रेजेंट है वो ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड एज अ व्हीकल है जहाँ से ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ठीक है, तो जितना ज्यादा किसी भी टिश्यूज का आपको पता है कि कैपिलरी जितना ज्यादा कोई भी ऑर्गन जो है वो कैपिलरी रिच होगा, वेसल रिच ऑर्गन होगा, उतनी ही ज्यादा वहाँ पे ब्लड यानी कि उतनी ही ज्यादा वहाँ पे ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट करेगा. आपका ब्लड है, ब्लड में से जो आपके पास ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जैसे आपके पास ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लड होती है, ड्रग होती है, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ऑन द अदर हैंड स्केलेटल मसल में भी ब्लड वो बहुत ज्यादा वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर ऊपर से ड्रग आपके पास आके हम देखेंगे कुछ ड्रग की भी प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा ड्रग का साइज कम होगा, जितनी ज्यादा वो लिवर सॉल्युबल होगी उतनी और भी ज्यादा होगी. प्रोपोफॉल अपनी लिवर सॉल्युबिलिटी और थोड़ा स्मॉल साइज की वजह से ब्रेन में आपके पास यहाँ पे फ्लो भी कम ज्यादा होता है, तो जैसे प्रोपोफॉल जल्दी से जाती है, रैपिड इंडक्शन ये कॉज कराती है सीएनएस में जाके. और जैसे आपको पता कहते हैं आपको एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना होता है जिसमें जो ड्रग्स होती है ना वो हाईली यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो वाले ऑर्गन से जहाँ पे उन ऑर्गन से जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है वहाँ से और ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, तो उसको हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना कहते हैं. और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये होता है कि आपके पास जो ब्लड फ्लो यहाँ पे होता है ना वहाँ पे आपके पास एनेस्थीसिया आपके पास यहाँ पे होता है वो उसका खत्म ही हो जाता है. ठीक है, एनेस्थीसिया जो है वो आपका कॉन्शियस रीगेन हो जाती है, एनेस्थीसिया खत्म हो जाता है. नेक्स्ट जो आपका फैक्टर होता है वो होता है साइज ऑफ ऑर्गन. देखो जितना ज्यादा किसी भी ऑर्गन का साइज बड़ा होगा ना उतना ज्यादा क्या होगा कि टाइम लगेगा आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में बिटवीन द ब्लड एंड दैट ऑर्गन. फॉर एग्जांपल आप स्केलेटल मसल की बात करते हो, स्केलेटल मसल इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि वहाँ पे आपके पास ब्लड के अंदर से ड्रग उसके अंदर मूव करती भी जाए, जितनी भी ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग मूव कर जाती है, तभी बात कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए आपके पास ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को मूव करना पड़ता है फ्रॉम द ब्लड टू दी आपके पास स्केलेटल मसल के अंदर. और अगर आप सीएनएस की बात करो, फॉर एग्जांपल ब्रेन की बात करो, तो ब्रेन में जब थोड़ी सी भी ड्रग चली जाती है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अचीव हो जाता है. तो इस वजह से जितना ज्यादा साइज ऑफ ऑर्गन होगा उतनी ही ज्यादा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी. ये समझ से बात आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम से आ जाती है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी. मतलब आपके पास जो मेम्ब्रेन का कैरेक्टर होता है, अब हमने बात की है कि जो मेम्ब्रेन का कैरेक्टर होता है ना वो इस तरीके से होता है आपके पास कि मेम्ब्रेन या तो आपके पास जो है वो कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो या तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर आपके पास क्या होता है कि कुछ ड्रग फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बात की कि दो तरह की कैपिलरीज होती है ना, एक आपके पास होती है यहाँ पे साइनोसोइडल कैपिलरीज होती हैं, जो साइनोसोइडल कैपिलरीज होती हैं या फिर उसको कहते हैं यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं या डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरीज होती हैं. ये आपके पास कहाँ में प्रेजेंट होती हैं, ये आपके पास प्रेजेंट होती है लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है. और सिमिलरली आपके पास जो कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज होती है वो प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर. ब्रेन में कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जहाँ पे कोई सिर्फ जंक्शन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पास कर सके. सिर्फ यहाँ पे जो ड्रग या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होती है या जो कैपिलरी के अंदर एक्सलेट जंक्शन होते हैं वहाँ से जो ड्रग होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है. तो यहाँ पे ना आपने इसे से रखना है यहाँ पे कि आपके पास एबिलिटी टू क्रॉस मेम्ब्रेन में आ जाएगा. कैपिलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे ये किस तरीके से जो कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ब्रेन में बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है, टाइट जंक्शन नहीं होते, तो वहाँ पे ड्रग जो है ना या तो आपके पास एंडोथेलियल सेल से ट्रांसफर होकर जाती है या फिर आपके पास एक होता है न्यूट्रल एमिनो से ट्रांसफर उसके थ्रू जाती है. फिर ड्रग स्ट्रक्चर देखो आपके पास जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट जिनका आपके पास मोर देन 1000 होता है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत पुअर हो रही होती है. बाकी से अगर आपके पास ड्रग जो है उनके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए फेवरेबल चीज़ें ये होती है कि उनका मॉलिक्यूलर साइज हो जाओ छोटा हो ताकि वो एंडोथेलियल जंक्शन से पास कर सके, था वो लिपोफिलिक हो और मतलब मॉडरेटली आपके पास लिपोफिलिक हो और आपके पास 10% थोड़ी सी हाइड्रोफिलिक हो सिर्फ आपको स्पेस में डिफ्यूज होने के लिए. बाकी हमने कहा था कि इसी तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि आपके पास जो ड्रग होती है वो जो है ना वो आपकी ये आपके पास वो नॉन आयनाइज्ड हो और वो नॉन पोलर हो. ठीक है, ये उसके यहाँ पे जो होता है उसके फीचर्स को प्रिवेंट करते हैं. इसी तरीके से उसका पीके भी उस तरह के यहाँ पे उसका मैच करो. उसके बाद बाइंडिंग, अब बाइंडिंग वो दो तरह की प्रोटीन होती है, टिश्यू प्रोटीन और यहाँ पे प्लाज्मा. ठीक है, जो अगर आपके पास अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा कोई भी ड्रग आपके पास टिश्यू प्रोटीन को बाउंड होती है ना, जितनी भी ज़्यादा कोई भी ड्रग आपके टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है, टिश्यू प्रोटीन बन होती है, उतनी ही ज़्यादा क्या होता है कि वो जो ड्रग होती है ना वो आपके पास यहाँ पे टिश्यू के अंदर रहती है और उतनी ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उतनी ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है, और हमने बात की कि अगर वो टिश्यू प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बाउंड होती है, जैसे आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, इसमें आपने याद रखना कि जो एसिड ड्रग्स होती है ना, एसिड ड्रग्स वो बाइंड होती हैं आपके एल्बुमिन को. ठीक है ना, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो बाइंड करती है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन को. अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको यहाँ पे कहते हैं या फिर उसको रॉस्कोमेकॉइड कहते हैं, उसको ये बाइंड कर जाती हैं. अब देखो कोई भी ड्रग आपके पास अगर प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्लाज्मा का कंपार्टमेंट है ब्लड के अंदर, अगर प्लाज्मा पे आपको पता है प्लाज्मा का नॉर्मल अमाउंट होता है 4 लीटर. ठीक है, आपके पास इंडस्ट्रियल फिल्म मिला तो ये बन जाएगा 14 लीटर. ठीक है,
एंडोसेलुलर फ्लूइड जो है आपको यहाँ पे इसमें आपको पता है यहाँ पे टोटल जो आपको यहाँ पे बनना होता है डिस्टिल तो यहाँ पे आपका यहाँ पे वैसे तो 28 लीटर होते हैं, लेकिन सबको मिला दो ना यहाँ पे तो आपके पास 42 लीटर तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वैसे 28 लीटर होता है ना, यहाँ पे हमने बात की थी ना, इसको सबको मिला दो क्या बनता है 28 प्लस जैसे यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 42 बनता है टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर आपका बन जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है, 42 लीटर यहाँ पे बन जाएगा। तो कोई ऐसी ड्रग है जो कि तीनों का में डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब कि वो 40 लीटर्स ऑफ वाटर 42 लीटर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ प्लाज्मा तो 4 लीटर्स में हो रही है, सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो 40 लीटर्स में हो रही है। और आपके पास पूरे अगर यहाँ पे मतलब सेल्स के अंदर सेल्स से बियॉन्ड में जा रही है तो वो 42 लीटर्स ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी ड्रग होती है जो सिर्फ प्लाज्मा रहती है, जो सिर्फ प्लाज्मा में रहती है ना, इसका मतलब है कि उनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ प्लाज्मा जितना ही होगा, ठीक है। जैसे आप मैं बताऊंगा कि जो हेपरिन और वार्फरिन होती है वो इतनी ज़्यादा प्लाज्मा बाउंड होती है कि वो आपके पास यहाँ पे प्लाज्मा कंपार्टमेंट से कहीं और जाती ही नहीं है, वो वहीं पर रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली प्लाज्मा बाउंड होती है और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा लिपोफोबिक होती है, मतलब वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, मतलब लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, तो इस वजह से वो यहीं पे रहती हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास क्या होगा कि उनका जो प्लाज्मा यहाँ पे जो आपके पास वीडियो होगा वो यहीं होगा, तो वो प्लाज्मा बाउंड होती है। और अदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि टिश्यू बाउंड होती है, जो टिश्यू बाउंड होती है वो जाके टिश्यू के अंदर डिफरेंट लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को जाके बंद कर देती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो क्लोरोक्वीन होती है ना, क्लोरोक्वीन, ठीक है, आपने चीज रखी है जो क्लोरोक्वीन होती है ना, क्लोरोक्वीन आपके लिवर और किडनी और आइरिस सब में जाके डिपॉजिट हो जाती है, ब्रेन में भी। जो आपकी डाइजॉक्सिन और एमेटिन होती है वो स्केलेटल मसल में डिपॉजिट हो जाती है। इसी तरीके से जो एमेटिन होती है वो आपके पास लिवर और किडनी में डिपॉजिट होती है। आयोडीन थायराइड में जाके डिपॉजिट हो जाती है। जो आपके टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो बोरोटीन में डिपॉजिट हो जाती है। एडिपोस टिश्यू के अंदर थायोपेंटोन ईथर मिनोसाइक्लिन सारी डिपॉजिट हो जाती है। तो जब ये भी कोई भी आपके पास ड्रग जाके टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, टिश्यू प्रोटीन में डिपॉजिट हो जाती है, तो आपने रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी ज्यादा कोई ड्रग टिश्यू में होगी उतनी ही ज्यादा वो जो ड्रग होगी वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से दूर होगी, उतनी ही ज्यादा वो ड्रग आपके पास ब्लड में रहेगी, उतनी ज्यादा उसकी हाफ लाइफ होगी और ऑब्वियसली उतनी ही ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आगे मैं बताती हूँ कि वीडी का फॉर्मुला जो होता है ना, दैट इज डोज एडमिनिस्ट्रेड। अच्छा, वीडी होता है डोज ऑफ, यहाँ पे हमने बताया नहीं, वीडी होता है आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज दैट अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच विल अकोमोडेट ऑल द अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रोवाइडेड द कंसंट्रेशन इज सेम एज द प्लाज्मा। इसका एक फॉर्मुला होता है डोज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये जो वीडी होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर और वीडी के एक्सटेंड से करते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए होता है डोज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये वीडी जो है ना, ये आपके पास डिटर्मिन करा होता है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने वीडी की बात नहीं करी, अभी मैं वीडी में दोबारा आते हैं, पहले फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करें। तो ये हमने बाइंडिंग बता दिया। अब बस यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि जितनी ज्यादा किसी भी टिश्यू की बाइंडिंग होती है ना, वीडी का होता है डोज बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो जब किसी भी टिश्यू की किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम होती है, जो आपको पता है कि प्लाज्मा कम है तो वीडी ज्यादा है, ठीक है। और वीडी हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है और आपके पास प्लाज्मा कम है तो कहाँ पे टिश्यू में ज्यादा, अगर टिश्यू में ज्यादा तो मतलब क्या होता है वीडी ज्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट करने के लिए बताया था। उसके बाद और जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं बाइंडिंग के बाद। हमने बात करनी है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको पता है टोटल बॉडी वाटर भी बढ़ जाता है और आपके पास टोटल बॉडी फैट भी बढ़ जाता है, इवन कि आपके पास एक फीटस भी प्रेजेंट होता है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल स्टेट होती है जहाँ पे एबनॉर्मल वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, जैसे कंजेस्टिव कॉर्निक या एसाइटिस है, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे भी वीडी आपके पास बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिरोसिस हो गया जहाँ पे एल्बुमिन ही नहीं बन रहा, या फिर आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जहाँ पे आपके पास एल्बुमिन प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से एल्बुमिन नहीं हो तो आपके पास प्लाज्मिन बाइंडिंग नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके यूरीमिया जहाँ पे आपके पास मेटाबॉलिक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके पास उसकी वजह से जो प्लाज्मिन बाइंडिंग होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। फिर दूसरे फैक्टर्स में आपके पास एज हो सकती है। और पीपल में भी आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि उनमें भी ना स्केलेटल मसल कम हो जाते हैं, तो उनमें भी स्केलेटल मसल मास कम होने की वजह से आपके पास वीडी छोटा हो जाता है। इसी तरीके से जो लीन बॉडी मास रेशियो होता है, सो दोस पीपल दे हैव अ हाई फैट लीन बॉडी मास रेशियो विल हैव अ लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, स्पेशली इफ द ड्रग डज नॉट एंटर द फैटी टिश्यू एज वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आपने रखना है यहाँ पे कि आपके पास इसका मतलब है कि 3 कंपार्टमेंट ड्रग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक ड्रग वो होती है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा हाईली यानी कि क्या होती है हाईली हाइड्रोफोबिक होती है, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है ना वो उसका हाई मोलिकुलर वेट होता है, वो बहुत पोलर होती है, वो बहुत ज़्यादा अनचार्ज होती है, तो उस वजह से वो ब्लड में रहती है। तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा हेपरिन, यहाँ पे मतलब वो 44 लीटर उसमें यहाँ पे हेपरिन और वार्फरिन, ठीक है, हेपरिन और वार्फरिन। और ये आपके पास यहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दैट इज द प्लाज्मा, ओके, ठीक है। तो हमने पहले प्लाज्मा कंपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, उसके बाद आते थे वो ड्रग, वो आपके पास ड्रग आ जाती है जो कि फॉर एग्जांपल चलो आपके पास उनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन अभी भी वो हाइड्रोफिलिक होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो स्लिट जंक्शन की जो एंडोथेलियल की जो स्लिट जंक्शन होते हैं वहां से वो पास करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो चली जाती हैं, लेकिन इतनी वो हाइड्रोफोबिक नहीं होती कि वो आपके पास सेल्स के अंदर जा सके। तो इसका मतलब है कि वो 2 कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो ब्लड के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ पे वो ड्रग जो कि इन 2 कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आ जाती हैं और साथ यहाँ पे कौन सी जाती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और साथ आती है मैनिटोल, जो कि आपके पास यहाँ पे इंडियन का मॉलिक्यूलर वेट जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट करिए जो वीडी होता है वो आपके पास राउंड अबाउट 40 लीटर्स के करीब होता है। फिर आ जाती है वो ड्रग जो कि आपके पास यहाँ पे वो इतनी ज्यादा उनका छोटा मॉलिक्यूलर वेट होता है और इतनी ज्यादा वो हाई लिपोफिलिसिटी होती है कि वो आपके पास यानी कि वो जाके टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उनको जो वीडी होता है ना वो 42 लीटर से ज्यादा होता है। वो क्यों होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, क्योंकि मैंने कहा था
वीडी होती है डोज डिवाइडेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जितनी कम होगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब है उतना है वो टिश्यू में, और जितना वो ज़्यादा टिश्यू में जाती है उतनी उसकी वीडी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन और इसी तरीके का हाफ लाइफ का रिलेशन है। हाफ लाइफ जो होती है ना वो आप यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी देखो होता है 0.693 विच इज द नेचुरल लॉग ऑफ 2 into वीडी डिवाइड बाय क्लियरेंस। ठीक है, यानी कि जो हाफ लाइफ होती है वो वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो जितना ज़्यादा वीडी होगा इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा जो ड्रग होती है वो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतनी ज़्यादा जो ड्रग होती है वो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से दूर है, और जितनी ज़्यादा कोई ड्रग एक्सक्रीटरी ऑर्गन से दूर होती है उतनी ज़्यादा उसका रिमूव होना मुश्किल होता है, तो उतनी ज़्यादा उसकी हाफ लाइफ होती है। तो जितना ज़्यादा वीडी उतना ज़्यादा हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर ऐसी ड्रग है बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है और बहुत ज़्यादा वो जो ड्रग होती है वो हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा सेल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। फिर उसके बाद जो आपके पास वीडियो होती है वो 42 लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपके पास एथेनॉल आती है। हमारे सर जो है वो एथेनॉल को ड्रग नहीं कहते, तो एथेनॉल के अलावा आपको पता होना चाहिए फेनाइटोइन आ जाती है। ठीक है, फेनाइटोइन हो जाती है, इनका मॉलिक्यूलर वेट 42 लीटर से ज़्यादा होता है। सॉरी वीडी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग दो है, क्लोरोक्वीन और डाइजॉक्सिन। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो इतना ज़्यादा होता है कि वो हम यहाँ पे देखना, क्योंकि आपने ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके पास यहाँ पे क्लोरोक्वीन का कितना है 150,000 लीटर्स और डाइजॉक्सिन कितना है 1000 लीटर्स। इतना हमारे बॉडी वेट है 42 से तो ज़्यादा हमारा है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इतना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी में टिश्यू में जो भी आपके पास होता है ना वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और आपको पता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास जो है इनका वीडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने ये रखना है कि वीडी सिर्फ एक अपैरेंट वॉल्यूम है, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। इस वजह से कोई इसमें मसला नहीं होता कि आप यहाँ पे कह दो कि ज़्यादा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कितनी ज़्यादा आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, तो क्योंकि आपने ये रखना है कि वीडी सिर्फ एक अपैरेंट या हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम में ये नहीं होता। But it is what? It is the volume that will accumulate. It is the volume of the plasma that will accumulate all the amount of the drug provided the concentration is same as that of the provided the concentration is same as that of the plasma. ठीक है ना, सेम एज दैट। ठीक है, एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है यहाँ पे कि वीडी क्या होता है। वीडी जैसे मैंने बता दिया कि वीडी होती है डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डोज एडमिनिस्टर की है, आप कहते हो कि 100 मिलीग्राम मैंने डोज 100 माइक्रोग्राम जो है मिलीग्राम मैंने डोज एडमिनिस्टर की है, और जो फॉर एग्जांपल अब आपने डोज एडमिनिस्टर किया 100 मिलीग्राम, आपने फिर उसके बाद वीनस सैंपल लिया और वीनस सैंपल्स में से आपकी जो उसकी कंसंट्रेशन निकली ना वो आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी जो कंसंट्रेशन निकली वो निकली आपके पास 4 मिलीग्राम पर एम। ठीक है, पर लीटर निकली। ठीक है, 4 मिलीग्राम पर लीटर निकली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपके पास वीडी हुआ 25 लीटर। इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपके पास जब आपने उसको 100 मिलीग्राम को डोज एडमिनिस्टर की, फिर आपने उसका वीनस सैंपल लिया, वीनस सैंपल में जो आपको अमाउंट मिली वो मिली 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये और यहाँ और वीडी आपको 25, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो ड्रग होती है कि आपके पास 25 लीटर ऑफ पानी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं जो कि आपके पास डिपेंड करे होते हैं। हमने बात की ना कि ये जो आपके पास ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस ड्रग के अंदर डिपेंड करती है कि ड्रग सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, फिर आपके पास कहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो सारे पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे वीडी बताता है। फिर आपको बता देती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिग्निफिकेंस होती है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जो आपको होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, आपको ऑब्वियसली डोज को भी पता चल सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से आपको कितनी डोज डिटरमिन करनी है, कि व्हाट इज द डोज विच रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको वीडी से पता चलता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे वीडी होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी। एक तो आप देख रखना है कि हर ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो डिफरेंट होती है, हर ड्रग की भी और इसी तरीके से हर टिश्यू की भी। हर टिश्यू में ब्लड फ्लो डिफरेंट आ रहा होता है, हर टिश्यू में डिफरेंट तरह की कैलोरीज होती हैं। तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत सारे टिश्यू में वेरी करी होती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि वो ड्रग जो कि टिश्यू में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उनका वेरी बहुत ज़्यादा होता है, और वी नीड टू गिव लोडिंग डोज इन द ड्रग जो कि वीडी को एग्जिबिट करी होती है। अब व्हाट इज लोडिंग डोज? लोडिंग डोज आपको पता है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो ड्रग जिनकी वीडी बहुत ज़्यादा होती है वो तो आपके पास यहाँ पे टिश्यूज में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जरूरी नहीं है कि वो टिश्यू हमारा टारगेट टिश्यू हो। बाद हो सकता है कि वो टिश्यू हो जो कि जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको लोडिंग डोज देनी पड़ती है। सो व्हाट इज लोडिंग डोज? लोडिंग डोज का फॉर्मूला आपके यहाँ पे आ जाता है, लोडिंग डोज होती है वीडी इंटू डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, आपकी डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास लोडिंग डोज। और लोडिंग डोज कौन सी डोज होती है? जब आपके पास यहाँ पे ना ये वो डोज है जो कि बहुत हाई डोज में किसी फैट सॉल्युबल ड्रग को, क्योंकि आपको पता है फैट सॉल्युबल ड्रग होती है जो कि जाके टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो इस ड्रग जिसका वीडी बहुत ज़्यादा होता है और आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके टारगेट टिश्यू में वो नहीं पहुंच रही, ठीक है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा उसको हाई डोज में देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो टारगेट टिश्यू में नहीं पहुंचेगी क्योंकि वो ड्रग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और मुझे उसका टारगेट टिश्यू में चाहिए। तो टारगेट टिश्यू में पहुंचाने के लिए बजाय कि ये आपको पता है और तो कोई मेथड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसकी डोज को बढ़ा दें ताकि वो हमारे टारगेट कंसंट्रेशन में एटलीस्ट उसकी थेरेपेटिक कंसंट्रेशन तो पहुंच जाए। तो उसमें हम लोडिंग डोज देते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती है। Loading dose equals to VD into desired steady state plasma concentration divided by the bioavailability. So loading dose is the function of the bioavailability जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है लोडिंग डोज होती है। सम आपके पास यहाँ पे ऐसे होते हैं विच में अफेक्ट लोकल टॉक्सिटी ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स होती है वो बोन और टीथ में जाकर डिपॉजिट हो जाती है। इस तरीके से आपको पता है आपके पास आप डिस्ट्रीब्यूशन से जो है ना वो आपके पास किसी भी ड्रग की डोज डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पता है कि वीडी का इंक्रीज वीडी मीन इंक्रीज टिश्यू बाइंडिंग एंड इंक्रीज वीडी ऑल्सो मीन इंक्रीज प्लाज्मा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है। फिर उन्होंने बात की कि आप इसी तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस को भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि फाइसोसिग्मिन और नियोसिग्मिन दो ड्रग्स होती हैं, इसमें से आपके पास यहाँ पे जो फाइसोसिग्मिन होती है वो एक टर्शरी कंपाउंड है, नियोसिग्मिन क्वाटरनरी कंपाउंड है। तो आप फाइसोसिग्मिन को जो भी ऐसे एंटीकोलिनर्जिक के यूजेज है, यहाँ पे आपको सीरियस रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे आप फाइसोसिग्मिन यूज कर सकते हो। वी कैन यूज द चॉइस ऑफ ड्रग। ठीक है, आपको यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन से वीडी डिटरमिन कर सकते हो जो कि वीडी यहाँ पे लोडिंग डोज डिटरमिन कर सकते हो। आपको यहाँ पे ड्रग की डोज पता चल सकती है
इंक्रीज वीडियो इंक्रीज द टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, इसके अलावा इंक्रीज वीडियो इंक्रीज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। और आप यहाँ पे आप चॉइस ऑफ ड्रग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी हमने कहा था कि केयर उन लोगों के लिए देखनी होती है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है ना, जब आपके पास आपको पता है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। प्रेगनेंसी के केस में, लैक्टेशन केस में जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग प्लाज्मा आपके प्लेसेंटा को जो और आपके पास जो आपका मिल्क में आ सकती है, तो उसके लिए आपने केयर देखनी है। तो ये इसके आपके पास यहाँ पे जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस होती है। बट देन व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आपको तो जब हम उनको आईवी देते हैं या इनहेलेशन देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा उन टिश्यू में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है। उसके बाद जैसे ही आपके पास इनकी यहाँ पे वहाँ से अब देखो वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसके बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना होता है जहाँ पे वो हाई कंसंट्रेशन आपके पास, जहाँ पे वो हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में होती है ना, हाई ब्लड वाली टिश्यूज होती है, वहां से फिर वो लो यानी कि ब्लड वाली टिश्यू में आती है। जैसे आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स एंड द ड्रग इज विथड्रॉन फ्रॉम द अदर साइड्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेफ्ट वेस्कुलर टिश्यूज बट मोर बल्की टिश्यू, ठीक है ना। सो इफ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग वाज इन द वन ऑफ द हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग एक्शन, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि प्रोपोफॉल जब आपके पास सीएनएस से आपके पास कैपिटल एरिबोस टिश्यू में आती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लाज्मिडीन बाइंडिंग पे। व्हाट इज प्लाज्मिडीन बाइंडिंग? प्लाज्मिडीन बाइंडिंग इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द, ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये होती है आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन व्हाट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द ड्रग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है आपके पास ड्रग के दरमियान और प्रोटीन के दरमियान, जो भी ड्रग होती है प्लस प्रोटीन के दरमियान यहाँ पे होती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? नंबर वन, आपने कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो ऐसी ड्रग्स हैं, व्हेन टू और मोर ड्रग्स दे हैव द बोथ दे हैव द प्लाज्मिडीन बाइंडिंग, ठीक है, बट उनकी जो एफिनिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो आपके पास ड्रग जिनकी प्लाज्मिडीन एफिनिटी ज्यादा होती है वो आपके पास जो ड्रग है वो बाइंड कर देती है, दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। सो व्हेन टू और मोर, अब यहाँ पे इसे देख लेते हैं कि जब हमने बात की ना कि जब दो या दो से ज्यादा ड्रग की प्लाज्मिडीन बाइंडिंग होती है लेकिन एक की एफिनिटी ज्यादा होती है दूसरी की एफिनिटी कम होती है, तो जिस ड्रग की एफिनिटी प्लाज्मिडीन से ज्यादा होती है वो बाइंड कर देती है। जैसे जो सल्फोनामाइड होती है ना, सल्फोनामाइड जो सैलिसाइलिस, दोनों ही क्या करते हैं कि वो वार्फरिन को, बिलिरुबिन को, टॉर्बिटोमाइन को डिस्प्लेस कर देती है। अब दूसरी पॉइंट ये भी आ जाएगा कि आपके पास जिन ड्रग की एफिनिटी इतनी ज्यादा होती है वो आपके एंडोजेनस कंपाउंड को भी रिप्लेस कर देती है। जैसे सल्फोनामाइड तो बिलिरुबिन को भी डिस्प्लेस कर देती है और वहाँ पे आपके पास कनेक्टर्स कॉज कर सकती है। फिर वो कहते हैं कि जो ड्रग बहुत ज्यादा हाई प्लाज्मिडीन बाउंड होती है ना, हमने ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास इस ड्रग होती है, बेसिक ड्रग होती है, इस उसकी बाइंड करती है दूसरी जगह को। अच्छा, यहाँ पे डाइजोक्सिन का कहीं 700 लीटर लिखा हुआ है, क्लोरोक्विन का 15,000 है, लेकिन आपको पता देखा कि 150,000 होता है। वार्फरिन का 8 लीटर होता है आपके पास यहाँ पे जो वीडी होता है, ठीक है, और इथेनॉल का 30 लीटर होता है, ठीक है ना। अच्छा खैर, तो यहाँ पे हमने बताया कि आपके पास हाईली प्लाज्मिडीन बाउंड ड्रग होती है। फिर हमने बात की उनको हेमोडायलिसिस से भी रिमूव नहीं किया जा सकता। फिर हमने बात की जब हाइपोएल्बुमिन हो जाता है, एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फिर इनकी जो आपके पास ड्रग की फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, फिर टार्बिटोमाइड वगैरह की ना। उसमें हमने बात की कि ड्रग जिनका प्लाज्मिडीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है वो आपको बताना चाहिए उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रग आपके पास जो प्लाज्मिडीन बाउंड होती है वो एज अ रिजर्वोयर एक्ट करती रहती है। दूसरी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ड्रग प्लाज्मिडीन बाउंड होती है ना, जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है ड्रग की, वो उसकी फ्री फॉर्म भी होती है और उसकी बाउंड फॉर्म भी होती है, यानी कि बाउंड फॉर्म को भी आप प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में ही काउंट करते हो। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास मैंने कहा था कि हमने एब्जॉर्प्शन की बातें कर ली, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर ली, अब हम कहते हैं कि आपके पास ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी में कैसे होता है। व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज़ द मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन, दैट मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिक की वजह से एक ऑल्टरेशन होती है, ठीक है, मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन दैट अ ड्रग अंडरगोज, ठीक है, एक मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन होती है, ठीक है, दैट ड्रग मॉलिक्यूल अंडरगोज, ये भी हम लिख लेते हैं, दैट अ ड्रग अंडरगोज, ठीक है, दैट अ ड्रग अंडरगोज, जो कि ड्रग के अंदर एक मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन होती है। कहाँ पे? क्योंकि हम कह रहे हैं ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द कॉन्सिक्वेंट चेंज, विद द कॉन्सिक्वेंट चेंज, और इसमें क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंट चेंज होती है इन इट्स एक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी, कॉन्सिक्वेंट चेंज आ जाता है उसकी एक्टिविटी में और सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मकसद ये होता है कि आपके पास उस ड्रग को हम क्या करते हैं कि उसको हम यहाँ पे ज़्यादा क्या करें कि लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करें, ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि लिपिड सॉल्युबल से ना उसको यहाँ पे हम वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करें, और उसको हमारा मेन मकसद तो ये होता है कि आप जो ड्रग होती है उसको एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। हालांकि हमारी बॉडी में मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करें। कॉन्सिक्वेंसेज उसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट दिस इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन दैट ड्रग अंडरगोज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द कॉन्सिक्वेंट चेंज इन इट्स एक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट चेंज इसमें यहाँ पे होता है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कन्वर्ट करें लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में, या फिर किसी भी तरीके से ड्रग को यहाँ पे नॉन एक्सक्रीडेबल फॉर्म एक्सक्रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे मुताबिक है। कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? या तो ये हो जाए कि आपके पास जो एक्टिव ड्रग होती है वो आपके पास लेस एक्टिव हो जाए, ठीक है, या इनएक्टिव हो जाए, या फिर आपके पास जो एक्टिव ड्रग होती है वो एक्टिव मेटाबॉलाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक्टिव मेटाबॉलाइट में कन्वर्ट हो जाए,
या फिर आपके पास कोई भी जो ड्रग होती है वो इनएक्टिव हो, ठीक है। बहुत सी ऐसी ड्रग होती है जो कि इनएक्टिव होती हैं, प्रो ड्रग होती हैं, जो कि आपके पास बॉडी में आती हैं फिर वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे आपको पता है एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में एग्जाम्पल यहाँ पे होती है प्रोपेनोल। प्रोपेनोल हमारी बॉडी में एक्टिव होती है जो कि इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। एक्टिव ड्रग जो कि एक्टिव मेटाबॉलिट में कन्वर्ट होती है उसकी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्लोरल हाइड्रेट होती है वो ट्राइक्लोरोएथेनॉल में कन्वर्ट होती है। मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड में कन्वर्ट होती है। C4 आपको याद हो कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन होती है, ये कन्वर्ट होती है डाइएसिटाइल सिफोटैक्साम में। एलोपिरिनोल एलोजैंथीन में एक सुसाइड इनहिबिटर होती है। प्रोकेनामाइड एनएसिटाइल प्रोकेनामाइड में आपको याद होगा नैपा, ये आपके पास प्रोबेबली सेकंड जनरेशन मतलब आपके पास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग है। उसके बाद प्रीमिडोन और फिनोबार्बिटोन। अच्छा यार को कि प्रीमिडोन हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रीमिडोन एक्चुअली फिनोबार्बिटोन की प्रो ड्रग होती है जो कि फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होती है। फिर डायज़ेपाम डायज़ेमेथाइल डायज़ेपाम में कन्वर्ट होती है। डिजिटॉक्सिन डाइजॉक्सिन में कन्वर्ट होती है। इमिप्रामिन डेसिमिप्रामिन में, एमिट्रिप्टोनिन नॉरट्रिप्टोनिन में, कोडीन मॉर्फिन में और स्पेनोलैक्टोन कैलोरेनोन में और लवसार्टन E3174 में कन्वर्ट होती है। ये आपके पास एग्जांपल होगी एक्टिव ड्रग की एक्टिव मेटाबॉलिट में कन्वर्जन होने की। पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि कौन कौन सी प्रो ड्रग्स होती हैं। तो प्रो ड्रग जो है ना आप इसको निमाने से आ सकते हो फ्रॉम द ऑल प्रेफर्ड डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ऑल में आपके पास इस जगह एस इनवर्टर्स, आपको पता है कि सारे एस इनवर्टर्स प्रो ड्रग होते हैं बट एक्सेप्ट फॉर कैप्टोप्रिल नाइट्रोसल्फर। कैप्टोप्रिल नाइट्रोसल्फर जो है वो प्रो ड्रग नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर में आ जाएगा प्रेडनिसोन, प्रोटॉन पर में रिप्रेजेंट प्रोग्वानिन। डी से डिपिवेफरिन, डिपिवेफरिन एक्चुअली एपिनेफ्रिन की प्रो ड्रग होती है, ठीक है, और ये आपके पास ग्लूकोमा में यूज होती है। एम से मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा मिनॉक्सिडिल। डी से लीवोडोपा, आई से आयरनोटेकेन, सी से आगे जाएगा साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोपिडोग्रिल एंड कार्बिमेजोल और ऐसा जगह सल्फासेलेथिन। आपको पता ना ये आपके पास यहाँ पे फार्मानोस सारे केसेस में कन्वर्ट होती है। तो ये आपके पास प्रो ड्रग आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास व्हाट आर द साइज ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकती है वो आपके पास आपको ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट साइज जो है ना वो लिवर है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ड्रग का पास पता है कैसे होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि पास में जब फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओरल रूट से दी गई तो वो आपके पास कोई भी ड्रग है वो गट वॉल से जाती है। गट वॉल से फिर वो आपके पास जहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में जाती है। लिवर में हेपाटिक वेन के थ्रू जाती है राइट हार्ट में। राइट हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो आपके पास लंग में जाती है। फिर वो आपके पास लेफ्ट हार्ट में आती है। फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो आपने ऑलरेडी अगर किसी को ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो GIT से लेके आपके पास उस यानी कि राइट हार्ट तक ना कहीं भी जगह पे आपके पास प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बाद में भी हो सकती है लेकिन वहाँ भी हो सकती है जो प्री सिस्टमिक मैं प्री सिस्टमिक अभी बता रही थी। खाली लिवर में बहुत सारी ड्रग का हो रहा था। लिवर में जैसे आप देखोगे लिवर के अंदर ना मैं बताऊँगी यहाँ पे एंजाइम आंसर पड़ेंगे CYP3A4। ये बहुत ज़्यादा आपके अच्छा ये तो आपको इंडस्ट्री में होता है लेकिन लिवर में किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लिवर में आप देखोगे बहुत सारी ड्रग होती है जिनका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लिवर में फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपके पास यहाँ पे प्रोपेनोल का हो रहा होता है, ठीक है। प्रोपेनोल होती है, साथ आपके पास यहाँ पे लाइडोकेन होता है, इनका भी लिवर में हो रहा होता है, ठीक है। लाइडोकेन वगैरह का लिवर में हो रहा होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का भी लिवर में हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो GIT में, तो GIT में आपके पास हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म पेनिसिलिन का, ठीक है। यहाँ पे बताया था मेटाबॉलिज्म पेनिसिलिन का हो रहा है, इंसुलिन का हो रहा है GIT के अंदर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आपके पास लंग्स में आपको पता होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे 5 यानी कि सेरोटोनिन का भी हो रहा होता है। फिर स्किन में आपके पास यहाँ पे विटामिन D जो है आपके पास यहाँ पे 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कोलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा के अंदर आपको याद होगा तो सक्सेनाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है बाय द सूडोकोलिन एस्टेज, ठीक है। सक्सेनाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्लाज्मा के अंदर, सक्सेनाइलकोलिन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेन में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये आपके पास लिवर के अलावा आपके पास GIT, लंग्स, किडनी, स्किन, ब्रेन ये भी साइज होते हैं ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 2 तरह की हो सकती है, ठीक है। एक आपकी होती है एंजाइमेटिक और दूसरी होती है नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। एक होती है एंजाइमेटिक और दूसरी आपके पास यहाँ होती है नॉन एंजाइमेटिक। अब हम पहले नॉन एंजाइमेटिक को डिस्कस करते हैं। जो नॉन एंजाइमेटिक होती है ना वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस ही आपके पास कोई भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो इतना अनस्टेबल होता है वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है तो वो फॉरन से कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। नॉन एंजाइमेटिक होती है आपके पास एट्रोक्यूनिन से सेट्रोक्यूनिन कन्वर्ट होती है एडेनोसिन में, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल सिग्नल ये कि बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर एट्रोक्यूनिन से सेट्रोक्यूनिन होती है। अब जो एंजाइमेटिक होती है ना वो अपने यहाँ पे के एंजाइमेटिक जो होती है ना वो आपके पास हो सकती है माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल एंजाइम कौन सा होता है जो स्मूथ एंड प्लाज्मा रेटिकुलम होते हैं ना उसकी लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है जब उनकी होमोजेनाइजेशन करते हैं ना तो उसके जैसे आपको कुछ मिलते हैं एंजाइम को कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो ये माइक्रोसोमल हो सकती है और नॉन माइक्रोसोमल होती है जो कि माइट्रोकोनियल एंजाइम होते हैं। मतलब एक होता है माइक्रोसोमल और दूसरा होता है माइट्रोकोनियल या फिर नॉन माइक्रोसोमल, ये साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। खैर आपके पास यहाँ पे एंजाइमेटिक हो सकती है। एंजाइमेटिक में माइक्रोसोमल होती है नॉन माइक्रोसोमल। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से होते हैं। एक होता है आपका साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज जिसमें आपके पास CYP3A4 होता है, 2D6 होता है, 2C9 होता है, 2E1 होता है। इसमें आपको ये रखना है यहाँ पे कि जो 3 होता है ना फॉर एग्जाम्पल ये 3A4 है तो इसमें से आपके पास यहाँ पे अगर मैं 3A4 की बात करी तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करिए फैमिली को, ठीक है। ये जो आपके पास ए होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे सब फैमिली को, ठीक है, सब फैमिली को। और जो 4 होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जीन को, ठीक है, नंबर ऑफ जीन। तो 3A4 फैमिली, सब फैमिली और नंबर ऑफ जीन होती है। उसके बाद यहाँ पे 3A4 50% ड्रग को मेटाबॉलाइज करी होती है। 3A4 और 2D6 मिलकर आपके पास 15% ड्रग को मेटाबॉलाइज करी होती है। और दूसरा एग्जाम होता है NADPH साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज। जो ऊपर वाला एंजाइम होता है वो हीम प्रोटीन होती है जबकि जो नीचे वाला NADPH साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज होता है वो आपके पास फ्लेवो प्रोटीन कंटेंट होता है। उसको यहाँ पे फ्लेवो प्रोटीन मोनोऑक्सीडेज भी कहते हैं। एक और एग्जाम होता है एपॉक्साइड हाइड्रोक्सिलेज। बात अगर ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे CYP एंजाइम की वजह से क्या होता है कि एपॉक्साइड डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट हो जाता है उसको हम यहाँ पे एपॉक्साइड हाइड्रोक्सिलेज से मेटाबॉलाइज करते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो नॉन माइक्रोसोमल होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रियल, उसमें क्या होता है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस हो सकता है, एथिल अल्कोहल को एसिटाइल में कन्वर्ट कर दे, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है यहाँ पे हाइपरज़ैंथिन को ज़ैंथिन और ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन को यहाँ पे डोपा में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास कुछ जो है ना यहाँ पे आपको एंजाइम का पता होना चाहिए, जो कि इनके इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं या इनके इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी यहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम की बात की ना, इसमें यहाँ पे C5H3A4 आपको याद रखो यहाँ पे कि इसका जो इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होता है उसका नंबर होता है CT स्कैन, ठीक है। C से साइक्लोस्पोरिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, T से टैक्रोलिमस, ठीक है। ऐसे स्टैटिन्स आ जाएंगे, कैट से आपको सिसाप्राइड, एस्टेमेजोल और टर्फेनाडीन आ जाएंगे जो कि सेकेंडरी एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, एन से आयोडीन और एन से नबीस। तो ये आपको CT स्कैन होते हैं जो कि C5H3A4 जो मोस्ट ऑफ द ड्रग यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इंड्यूसर्स होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, वो C5H3A4 पे क्या कर होते हैं। तो इसकी वजह से इन ड्रग्स के लेवल्स होते हैं जो कि आपको अफेक्ट होते हैं। इंड्यूसर की वजह से इनके ड्रग रिड्यूस हो जाएंगे और इनहिबिटर की वजह से इनके ड्रग लेवल बढ़ जाएगा। 2D6 बहुत ज़्यादा एक्ट करी होती है, आपके पास ओपियोइड्स भी एक्ट करी होती है, साथ मोस्टली एंटी डिप्रेशन पे जैसे TCA हो गए, SSRI हो गए, MAO इनहिबिटर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एंटी डिप्रेशन पे एक्ट करी जो जो आपके पास 2C होती है वो ओमिप्राजोल क्लोमिडोग्राम में एक्ट करी होती है। और 2C एक्चुअली क्लोमिडोग्राम को तो एक्टिवेट कर रहा होता है, अगर 2C इसमें नहीं होता तो क्लोमिडोग्राम एक्टिवेट नहीं होता। 2C9 यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे 2C9 है तो फेनाइटोइन और टॉर्बिटोमाइन और वार्फिन जो किसी की तरह के होते हैं जिनकी प्लास्टिक बनी सबकी बहुत ज़्यादा होती है। A1 2 पे थियोफेरेन और वार्फिन एक्ट करते हैं और 2E1 पे एसिटामिनोफेन हमने बताया ना 2E1 इस पे एक्ट करता है, साथ इन्फ्लुएंजाइन और हेलोथिन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ के पास यहाँ पे कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन एक्चुअली द फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो है ना यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन में रिएक्शन वो होते हैं जो कि कन्वर्ट करेंगे पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल को टू अ पोलर मॉलिक्यूल और मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल ईदर बाय अनमास्किंग और इंसर्टिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप या थाइलो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, नॉन सिंथेटिक होते हैं। जबकि जो फेज 2 रिएक्शन होते हैं वो बायोसिंथेटिक या कॉन्जुगेशन या सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीज आर द रिएक्शन व्हिच विल इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल बाय कॉन्जुगेशन विद द एंडोजेनस पोलर मायोडी, जैसे ग्लूकोनेट है, एसिडेट हो गया, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि ड्रग आपके पास फेज 1 से फेज 2 में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आइसोनिजर में एग्जांपल आ जाती है। आइसोनिजर क्या होता है कि आइसोनिजर के अंदर जो हाइड्रोजाइड मायोडी होती है ना वो पहले कन्वर्ट होती है एक एन एसिटाइल एल कॉन्जुगेट में बाय द फेज 2 रिएक्शन। उसके बाद वो जो फेज 2 रिएक्शन का कॉन्जुगेट होता है उसमें उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है। अब यहाँ पे हम बात करती है जो फेज 1 होता है ना वहाँ पे आपके पास अगर हमने बता दें यहाँ पे कि आपके पास इनमें डिफरेंसेस आपसे पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो जो फेज 1 रिएक्शन होते हैं वो सोल रिएक्शन, जबकि फेज 2 होते हैं फास्ट रिएक्शन होते हैं। फेज 1 में हमने बता दिया यहाँ पे एक फंक्शनल को अटैच किया जाता है, यहाँ पे अनमास्किंग की जाती है, जबकि फेज 2 में आपके पास यहाँ पे कॉन्जुगेट ड्रग मॉइटी ऐड की जाती है। फेज 1 जो आपके पास यहाँ पे इसमें सारे के सारे माइक्रोसोमल जितने भी सीवाप एंजाइम होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फेज 2 में ऑलमोस्ट सारे सेलुलोज एंजाइम होते हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज भी होता है जो कि आपके पास यहाँ पे जो है ना वो आपके पास दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। और अभी ये रखना कि ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज जो होता है ना आपके पास लिवर में प्रेजेंट होता है। ओके तो आपके पास मैं बता रही थी कि जो फेज 1 रिएक्शन होते हैं ना उसमें यहाँ पे ड्रग में भी एक्टिविटी या इनएक्टिविटी, जबकि फेज 2 में इनएक्टिव ड्रग होती है विच इज पोटेंशियली टॉक्सिक या ऑक्सीडेशन मेटाबोलाइट बन जाता है। फिर फेज 1 में ड्रग में भी लिपिड और वाटर सॉल्युबल, जबकि फेज 2 में आपके पास ड्रग इज वाटर सॉल्युबल। फेज 1 में आपके पास एक नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है, ये आपके पास सिंथेटिक रिएक्शन होता है, इनको यहाँ पे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ी से इनकी कॉन्सिक्वेंस में चल जाते हैं। जो फेज 1 रिएक्शन हो सकता है ना ऑलरेडी बता दिया, या तो आपके पास इनएक्टिव ड्रग होती है जो कि एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाए प्रोपेनोल, या फिर आपके पास इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाए जैसे लीवोडोपा डोपामीन में, या फिर एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में डायज़ेपाम डेसिमेथाइल डायज़ेपाम में, और एक्टिव ड्रग टॉक्सिक मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट होती है जैसे हेलोथिन फ्लोरोएसिडिक एसिड, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। अब इसकी जो एग्जांपल्स होती है ना वो यहाँ पे आप इनको ये एग्जांपल याद रखोगे, इतना मुश्किल नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप रखो, यहाँ पे सिंपल सी ऑक्सीडेशन है, एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे होता है आपके पास जो है ना वो साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो भी आपको बताना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में आपके पास दो तरह की होती है, P450 डिपेंडेंट और P450 इंडिपेंडेंट। जो P450 डिपेंडेंट होती है उसमें आ जाती है हाइड्रोक्सिलेशन, एन डीअल्काइलेशन, ओ डीअल्काइलेशन, एन ऑक्सीडेशन, एस ऑक्सीडेशन और डी अमाइनेशन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन आपके पास होती है एसिटामिनोफेन में, बार्बिट्रेट्स में, आइबुप्रोफेन में, फेनाइटोइन में, प्रोपेनोल में, जबकि आपके पास जो एन डीअल्काइलेशन होती है कैफीन में, मॉर्फिन में, थियोफाइलिन में, और ओ डीअल्काइलेशन वाला को ओ है तो यहाँ पे कोडीन में होती है। अब जो एन ऑक्सीडेशन होती है ना, एन ऑक्सीडेशन तो एसिटोमिनोफेन और निकोटीन में होती है, यहाँ पे एन ऑक्सीडेशन एसिटोमिनोफेन और निकोटीन में होती है, जबकि एस ऑक्सीडेशन आप ऐसे रखो यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन और सेमेटिडीन, एस ऑक्सीडेशन क्लोरप्रोमाजीन और सेमेटिडीन में होती है, और डी अमाइनेशन भी एम्फेटामिन और डायज़ेपाम में होती है। फिर आपके पास यहाँ पे जो P450 इंडिपेंडेंट होती है वो आपके पास यहाँ पे उसमें होती है अमाइनो ऑक्सीडेशन होती है एपिनेफ्रिन में, जबकि डीहाइड्रोलेशन होती है क्लोरोहाइड्रेट और एथेनॉल में। फिर रिडक्शन रिएक्शन आपके क्लोराइन फेनिकोल में, क्लोरानज़ेपाम में, डेंटोनिन नैलोक्सोन में होती है, डेंटोनिन आपको पता है मैग्नेशियम हाइपोथर्मिया में, नैलोक्सोन आपके पास ओपियम एंटागोनिस्ट होती है। हाइड्रोलिसिस हमने कहा एस्ट्रेस में आपके पास एस्पिरिन, क्लोफिब्रिल, प्रोकेन और सक्सेनाकोलिन, इनमें हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, जबकि एमाइड्स में आपके पास एंडोमेथासिन, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, इनमें आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। तो ये आपका सारे हो गया फेज 1 रिएक्शन। इसके अलावा आपके पास होती है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन जो होती है वो प्रोगोनल में होती है, जबकि डीसाइक्लाइजेशन जो यहाँ पे होता है वो आपके पास बार्बिट्रेट और फेनाइटोइन में होती है, ठीक है। साइक्लाइजेशन प्रोगोनल में होती है और आपके पास डीसाइक्लाइजेशन बार्बिट्रेट और फेनाइटोइन में होती है। अब आ जाते हैं फेज 2 रिएक्शन में। जो फेज 2 रिएक्शन होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एंडोजेनस कोंजुगेट मॉलिक्यूल के साथ आपके पास यहाँ पे आपके ड्रग मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया जाता है ताकि वो लेस वाटर सॉल्युबल, मतलब यहाँ पे वाटर सॉल्युबल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी से निकल जाए। तो फेज 2 रिएक्शन में हमने कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज, सल्फर ट्रांसफरेज और मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसमें क्या होता है ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज आपके पास यहाँ पे माइक्रोसोमल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल भी होता है, जबकि ये
ये आपके पास सबसे बड़ा होता है ग्लूकोज ट्रांसफरेस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल ही होता है, नहीं ना आपके सॉरी ये आपके पास माइक्रोसोम नहीं होता है, लेकिन आपके पास ये फेज 2 रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। हालांकि फेज 2 मैंने कहा था सारे प्लाज्मिक एंजाइम होते हैं। अब फेज 2 के एग्जांपल होता है ग्लूकोरोनेडेशन, ठीक है, 3 होते हैं, ट्रिपल जी और सैम होता है, ठीक है। सो ट्रिपल जी ग्लूकोरोनेडेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन और साथ यहाँ पे सल्फेशन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है। तो ग्लूकोरोनेडेशन होता है एसिटामिनोफेन डाइऑक्सिन, यहाँ पे एक्चुअली ग्लूकोरोनेडेशन में देखिए आपके पास एसिटामिनोफेन डाइazepam डाइऑक्सिन और मॉर्फिन और सल्फामेथोक्साजोल है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन आपको एथोप्रानिक एसिड रिएक्टिव टैबलेट होता है एसिटामिनोफेन का, और ग्लाइसिन के अंदर आपके पास डिऑक्सीकोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, सालिक एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्चुअली वो आ जाता है आपके, अगर आपको याद होगा तो बाइल वगैरह आ जाते हैं ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन से, वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सल्फेशन में एसिटामिनोफेन मेथाइलोपा है। नो एसिटाइलेशन आपको यहाँ पे चिप्स में बनेगा क्लोनाज़ेपाम, हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाज़िड, प्रोकेनामाइड और सल्फोनामाइड और आपको सल्फोनामाइड के अंदर रैप्सोन भी आ जाता है। मिथाइलेशन में आपके डोपामीन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, नॉरपेनेफ्रिन जो आपके वो होता है ना बॉडी के नेचुरल मोनोमाइड्स, वो आपके पास यहाँ पे मिथाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं। तो ये आपके साथ देखिए फेज 2 रिएक्शंस। अब फेज 2 रिएक्शन में भी हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या तो आपके पास एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाए, और आपके पास जीनोमैटिक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। दो इसकी यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाती है कि आपके पास कुछ ऐसे ड्रग होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें ड्रग ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे आपके पास मोनोक्सिडिल सल्फेट में, और आपके पास मॉर्फिन 6-ग्लूकोराइड में कम हो जाए। हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जाते हैं एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन। व्हाट इज एंजाइम इंडक्शन? एंजाइम इंडक्शन इज द इंक्रीज इन द एंजाइम it is in the metabolizing capacity of the drug by either the increased synthesis या फिर decrease degradation of the, ठीक है, increase synthesis या फिर decrease degradation of the enzyme आ जाती है, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन इस तरह से आ जाती है, ठीक है। So it is the increase in the metabolizing capacity of the यानी कि of the drug by increasing its by increasing the synthesis और decrease degradation of that drug, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए कि जो एंजाइम इंडक्शन हो रही होती है इसमें आपके पास सर्कुलम P450 आपके पास एंजाइम लिमिट में होता है, एज वेल एज अ कोफैक्टर हीम भी होता है। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है ना, तो ये दोनों चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होती है इसको डेवलप करने के लिए। अब एंजाइम इनहिबिटर्स में आपको ये मैंने बता दिया था कि CY3-4 की जितने भी आपके पास हमने बात की थी ना, यहाँ पे CT स्कैन जिसमें हमने यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन की बात की, लॉकर की बात की, प्रैक्टोनमस की बात की, फिर मैंने स्टैटिन्स की बात की, नवीज होते हैं, क्या वाली ड्रग्स होती हैं, एमिलोडेरोन होते हैं, ये आपके पास सारे होते हैं मिनी सबस्ट्रेट। और यहाँ पे जो आपके पास एक इनका निमोनिक होता है वो होता है स्क्रैप जीपी, जिसमें आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, ये एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हाथ दी सल्फोनाइल यूरियास, कार्बामेज़ेपिन, रिफैम्पिन और रिफाब्यूटिन, अल्कोहल जो कि क्रॉनिक में होती है, फेनाइटोन, ग्लूसिफिल्विन, और आपके पास फिनोबार्बिटोल और प्रिमेडोन आपको पता है कि जो प्रीमिडोन प्रोडक्ट होती है फिनोबार्बिटोल का, तो ये जाता है एंजाइम इंड्यूसर। दूसरा जाता है आपके पास एंजाइम इनहिबिशन। देखो आपने ये चीज याद रखनी है, जब आप किसी भी ड्रग को इंड्यूसर के साथ देते हो ना, तो इसकी वजह किससे क्या होता है कि आपके पास उसकी जो आपके पास जो आप ड्रग साथ को एडमिनिस्टर कर रहे हो उसकी जो आपके पास लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो ड्रग आप साथ को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपके पास हमने बात की ना रिफैम्पिन की, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है जो कि फॉर एग्जाम्पल रिफैम्पिसिन ले रही है, ठीक है, और साथ वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ले रही है, तो आपको पता है कि जो रिफैम्पिसिन एक एंजाइम इंड्यूसर होती है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है कि अगर मेटाबॉलिज्म हो गया तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इफेक्ट तो खत्म हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम ओसीपी को किसी फैमिली के साथ देते हो, अगर ओसीपी को किसी भी इंड्यूसर के साथ देते हो, स्क्रैप जीपी में ज्यादा रखने का कौन सा हो सकता है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो रिफैम्पिन ले रहा है, और रिफैम्पिन के साथ वो आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो आपके पास ना अपनी एचआईवी का कंट्रोल करने के लिए फॉर एग्जांपल प्रोटीन इनहिबिटर्स नवीज भी ले रहा है, ठीक है, नवीज ले रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल रिफैम्पिन की वजह से क्या होगा, जो नवीज उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनके मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपके पास जो उनके मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से ये हो जाएगा कि आपके पास जो ड्रग होता है ना, वो आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास एक्टिवेट नहीं होगी, और मतलब आपके पास जो नवीज है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नवीज का आपको जो इफेक्ट होगा ना, जो आपके पास वायरल इन्हिबिशन का इफेक्ट है वो आपको अचीव नहीं होगा। तो एंजाइम इंडक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि या तो आपको पता है कि डिक्रीज इंटेंसिटी, इधर नंबर 1 यहाँ पे ये होता है कि आपके पास यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो भी आप ड्रग ले रहे हो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का कम हो जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो ड्रग आपके पास यहाँ पे एंजाइमेटिक यानी कि एक्टिवेशन से एक्टिवेट हो रही थी, तो उस ड्रग का यहाँ पे उस ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे अक्यूट पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी में ऐसा होता है कि अब ये जो पैरासिटामोल होता है ना, वो आपके पास क्या होता है कि वो इंक्रीज हो रही होती है ना, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो आपके पास एंजाइमेटिक इंडक्शन से इंक्रीज हो रही होती है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम इंड्यूसर देते हो ना, तो उसकी वजह से जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से आप इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। नंबर 2 ये हो सकता है कि अगर ड्रग अपने ही मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर रही होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं जिसमें आपके पास फिनोबार्बिटोल आ जाते हैं, कार्बामेज़ेपिन आ जाते हैं, बार्बिटोरेस आ जाते हैं, ये अपने मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देते हैं, होता है कीकोबार्बिटोल, उसमें ये जो उसके वजह से अपने इफेक्ट को टॉलरेंस डेवलप कर देते हैं। नंबर 3 ये हो सकता है कि आपके पास इसकी वजह से आपके पास एंजाइम इंड्यूस की वजह से आपके पास देयर इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द इंटरमिटेंट पोरफायरिया, अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, इस वजह से हो सकता है। नंबर 3 में बताते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ड्रग को इंटरमिटेंटली एंजाइम इंड्यूसर के साथ यूज करो ना, तो उसकी आपको डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ओरल एंटी डायबिटिक होते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, उसको मैं यहाँ पे आपको उसके डोज को एडजस्ट करना पड़ता है जब इंटरमिटेंटली किसी को भी ले रहे हो। तो मुझे एंजाइम इंड्यूसर, फिर एंजाइम इनहिबिटर्स हमने बात की, इसका नंबर होता है sickfaces.com, sickfaces.com में यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि एंजाइम इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। इनहिबिटर्स वो होते हैं कि जो किसी दोगे ना तो उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे, तो उसके हमेशा ड्रग के लेवल उसकी वजह से बढ़ जाएंगे। इसमें आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे सोडियम वैल्प्रोएट, आइसोनियाज़िड, सैमेटाडीन, कीटोकानाजोल, यहाँ पे फ्लूकनाजोल, अल्कोहल जो कि अक्यूट वाली फॉर्म होती है, और एमाडायोन, क्लोरामफेनिकोल, एजिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, यहाँ पे आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो आपके पास sickfaces.com, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स को जब आप किसी के साथ देते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो एंजाइम इनहिबिटर को किसी को देने की वजह से ये होता है कि उसकी जो आपके पास एक्टिविटी होती है ना, साल वाली ड्रग की वो आपके पास फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपको पता है कि सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, वो डिक्रीज करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द फेनाइटोन, ठीक है।
जैसे हमने कहा था कि एंजाइम इनहिबिशन होती है यहाँ पे, जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं फेनाइटोन के मेटाबॉलिज्म को, तो उसकी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। इसके जो समेटाडीन होता है मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं, उसके टॉक्सिन लेवल आकर डेवलप हो जाते हैं। जो समेटाडीन होती है वो आपके पास यहाँ पे प्रोपेनोल के मेटाबॉलिज्म को कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है ना, कि प्रोपेनोल नॉर्मली आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया एनहांस हो सकता है। हमने कहा था कि क्यों क्या होता है ना कि देखो इसका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, प्रोपेनोल ब्लड लेवल में बढ़ है तो वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करा रहा है। इसी तरीके से जो टॉर्बिटोमर का मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके पास इनहिबिट होता है फेनाइलबिटाजोल एंड कोमरीन, ठीक है, व्हिच विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। ऑल कॉन्सेप्टिव पिल्स होता है उसके यहाँ पे इट विल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एंटीबायोटिक, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इसका जो फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक वेरिएशन, तो उसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, ठीक है, फेज 1 पॉलीमॉर्फिज्म, फेज 1 2, ठीक है। तो फेज 1 पॉलीमॉर्फिज्म होता है यहाँ पे जो CYP26 कुछ लोग होते हैं जिनमें ना CYP26 की यहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं होती, तो उन लोगों में पता क्या होता है, वो लोग आपके पास यहाँ पे ओपियोइड्स को यहाँ पे यूज नहीं कर पाते, तो क्योंकि आपके पास ओपियोइड्स के एक्टिवेशन के लिए CYP26 चाहिए तो उसको यूज नहीं कर पाते। बाकी अगर CYP26 का पूर्ण मेटाबॉलिज्म होता है तो टमॉक्सिफिन एमॉक्सिमिन में कन्वर्ट नहीं होती, जो कि आपके पास एक ब्रेस्ट कैंसर में ड्रग यूज होती है। सिमिलरली अगर अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिज्म हो जाता है एमिट्रिप्टोनिन नॉरट्रिप्टोनिन में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपके पास यहाँ पे फेज 2 पॉलीमॉर्फिज्म होता है आइसोनियाजिन। आइसोनियाजिन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको फास्ट एसिटाइलेट कर देते हैं, कुछ होते हैं स्लो एसिटाइलेट कर देते हैं। जब उसके फास्ट एसिटाइलेशन होती है आपको पता है कि एसिटाइलेशन उसकी लिवर में होती है, अगर उसमें पहले फेज 2 रिएक्शन होता है फिर फेज 1 रिएक्शन होता है, लेकिन लिवर में होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो लोग उसको मेटाबॉलाइज करते हैं तो उनमें फास्ट हेपेटाटॉक्सिटी हो जाती है, जो बहुत स्लो मेटाबॉलाइज करते हैं। मतलब कि आइसोनियाजिन जो होता है ना वो उसका स्ट्रक्चर मिल रहा होता है विटामिन B6 से, तो विटामिन B6 से हो जाती है, ये रह जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है जो कि इसको स्लोली मेटाबॉलाइज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं जिनमें CYP2C19 नहीं होता, तो उन लोगों में क्या होता है कि वो क्लोपिडोग्रिल का जो आपके पास यहाँ पे एक्शन होता है उसको यहाँ पे अचीव नहीं कर पाते। कमेंसेस का मैक्रोबायोटा, अब यहाँ पे जो डाइऑक्सिन और कॉन्सेप्टिव पिल्स होती हैं और ये जो होती है ना आपके पास इनकी और यहाँ पे इनकी जो है ना एंटीबायोटिक डिसाइक्लिंग चल रही होती है, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती है इनकी यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है, जब कॉन्जुगेशन होती है ना कॉन्जुगेशन की ग्लूकोराइलेशन होती है विद कॉन्जुगेशन, तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक एनाइन यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, जो कि उसको फॉर एग्जांपल इतना बड़ा इसका साइज हो जाता है कि आपके पास ना ब्लड में जाके किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो सकती, तो ये बाइल के थ्रू जाती है गट में, और गट में क्या होता है कि इसके बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेट यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको डीकॉन्जुगेट करते हैं, फिर वो ड्रग जो है ना वो दोबारा से बॉटल बेस के थ्रू दोबारा से में चाहिए, तो इसकी वजह से इसकी एंटीबायोटिक डिसाइक्लिंग चलती रहती है, जिस वजह से आपके पास इन्हीं तीनों ड्रग्स की यहाँ पे डाइऑक्सिन और कॉन्सेप्टिव पिल एनसिस के सिर्फ के आपके पास यहाँ पे जो आपके पास होता है ना जिनकी जो हाफ होती है वो बढ़ जाती है एंटीबायोटिक डिसाइक्लिंग की वजह से। लेकिन जब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कमेंसेस गट माइक्रोबायोटा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एंटीबायोटिक्स वगैरह से या किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, तो उनकी डिस्ट्रॉय की वजह से ये हो जाता है कि आपके पास यहाँ पे जो जो ग्लूकोराइलेशन होती है वो खत्म हो जाती है, बैक्टीरिया जो अगर यहाँ पे ग्लूकोराइलेशन नहीं होती, इसको यहाँ पे जो डीकॉन्जुगेटेड बैक्टीरिया होता है वो सारा का सारा फीस में निकल जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास कुछ थोड़ी सी अमाउंट होती है वो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ऑर्गेनिक आयन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, कुछ आपके पास यहाँ पे मेजर अमाउंट 10% जो है वो फीस में एक्सक्रीट होती है, और फिर तो 90% एब्जॉर्ब होती है, फिर दोबारा आती है, फिर आपके पास यहाँ पे 80% एब्जॉर्ब होती है और 10% एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डीकॉन्जुगेट को किसने कमेंसल गट माइक्रोबायोटा को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपके पास यहाँ पे जो एंटीबायोटिक डिसाइक्लिंग होती है वो नहीं चली होती, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोराइलेशन की वजह से इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल मैजिक सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी डाइट में आपको पता है यहाँ पे कुछ होते हैं आपके पास एंजाइम डिशेस होते हैं, जो एंजाइम डिशेस उसमें आपके होते हैं चारकोल ब्रॉइल्ड फूड होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, ये आपके पास क्या कर देते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे जो आपके ऑब्वियसली इसमें आपके पास यहाँ पे ग्रेपफ्रूट जूस आ जाता है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो आपके ड्रग होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ड्रग एक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो ग्रेपफ्रूट जूस होते हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें यहाँ पे एनवायरमेंटल आपको सिगरेट स्मोक हो सकते हैं, उसमें बेंजोबाइन, तो बेंजोबाइन आपको पता है कि एक्टिव मेटाबॉलाइट होता है आपके उसमें सिगरेट स्मोक प्रेजेंट होता है, वो भी इंड्यूस होता है सेरोटोनिन B450 का। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हैवी यानी कि मेटल्स हो सकते हैं, ये भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। एज अपने आपके पास जो दोनों एज होती है ना एक्सट्रीम एज दोनों में अफेक्ट हो जाते हैं। न्यू एज में क्या होता है कि न्यू एज में आपके पास एंजाइम तो बन जाते हैं, लेकिन 1 to 2 मंथ्स तक तो एंजाइम के आपके पास उनकी कैपेसिटी नहीं होती मेटाबॉलाइज करने की, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 50 मिलीग्राम में डोज भूल गई हूँ, लेकिन आप क्लोरामफेनिकोल को जब आप बच्चों में एडमिनिस्टर करते हो तो उनमें यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर ग्लूकोराइलेशन नहीं कर पाते, और डायज़ेपाम हम देते हैं तो उनमें फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और ओल्ड एज में क्या होता है कि आपके पास एक तो ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाते हैं, फिर ब्लड फ्लो भी ऑर्गन में कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऑर्गन का साइज भी श्रिंक करने की वजह से मेटाबॉलिज्म सही से नहीं कर पाते। पर जनरल में आप देखते हैं कि जो मेल्स होते हैं जनरली उनका BMR ज़्यादा होता है, तो BMR ज़्यादा होने की वजह से वो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बेंजोडाइज़ेपिन, सैलिसिलिक सबका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि फीमेल्स नॉर्मली मेटाबॉलिज्म नहीं करती, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको फीमेल का भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो फीमेल में आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट होती है तो फेनाइटोन की आपको सेकंड और थर्ड डोज पे फेनाइटोन की ज्यादा डोज देनी पड़ती है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी ओवर होगी तो आपको डोज दोबारा से नॉर्मल करनी पड़ेगी। फिर डिजीजेस, अब देखो हेपेटिक डिजीज में हमने रखा है कि आपके पास बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है या आपके पास कोई भी और हेपेटिक डिजीज है, तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास ना फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सिरोसिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, तो ड्रग्स इंड्यूस हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ऑब्वियसली इसमें की वजह से आपके पास जो ड्रग यहाँ पे जो लिवर में टैबलेट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी स्लो हो जाएगी, तो जॉन्डिस, डिप्रेशन, तो ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन एंड ऑक्सीडेशन फंक्शन ऑफ द लिवर एंजाइम्स। तो इसके अलावा इस वजह से क्या होगा कि अगर लिवर डिजीज में जो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका जो ड्रग का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है बहुत सारे ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं जिनकी वजह से नॉर्मली तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके पास यहाँ की ड्रग के इफेक्ट को, लेकिन क्योंकि उनकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाती है, तो ब्लड फ्लो आपके पास लिवर में कम हो गया, तो लिवर में जब ब्लड फ्लो कम हो गया तो आपके पास आइसोनियाजिन का, मॉर्फिन का, प्रोपेनोल का मेटाबॉलिज्म इस वजह से कम हो जाता है, क्योंकि इनका लिवर का ब्लड फ्लो कम हो गया, क्योंकि इनकी जो आपके पास मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके पास लिवर ब्लड फ्लो से रिलेटेड होता है, आइसोनियाजिन का, मॉर्फिन का, प्रोपेनोल का, तो इनकी मेटाबॉलिज्म इस वजह से कम हो जाती है। बाकी हाइपोथायरायडिज्म, क्योंकि आपको पता है हाइपोथायरायडिज्म होता है तो उसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसमें हाफ लाइफ बढ़ जाती है एंटीबायोटिक की, डाइजॉक्सिन की, मेथामेजोल की और प्रेप्टोलोल की, जबकि हाइपरथायरायडिज्म डिक्रीज इट।